बेटा नया चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, हर चैप्टर की तरह। प्रोसेस कॉस्टिंग बेटा आप उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं जहां पर एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल डिपार्टमेंट या मल्टीपल ऑपरेशन से होकर के गुजरता है। जैसे अगर हमें गाड़ी बनानी तो बेटा डिपार्टमेंट ए हमारे पास है, प्रोसेस ए है, ये गाड़ी के इंजन बनाता है। इंजन बना के गाड़ी के इंजन बनाने के बाद बेटा ये डिपार्टमेंट बी के पास माल ट्रांसफर कर देता है। डिपार्टमेंट बी उस इंजन को चेजिस पे फिट करता है, बॉडी वगैरह फिट करता है, फिर ये डिपार्टमेंट सी के पास चला जाता है। डिपार्टमेंट सी अपनी तरफ से कुछ काम करता है, डिपार्टमेंट डी के पास भेजता है, डिपार्टमेंट डी अपनी एक्सेसरीज वगैरह लगा के फिनिश गुड्स बना देता है। तो एक प्रोडक्ट बन तो एक ही प्रोडक्ट रहा है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट एक ही डिपार्टमेंट में कंप्लीट नहीं हो रहा, वो मल्टीपल प्रोसेस से, मल्टीपल डिपार्टमेंट से होकर के गुजर रहा। क्या करना है हमें बेटा इस पूरे चैप्टर में? प्रोडक्ट जो कंप्लीट हो रहा है, जो बन रहा है, चाहे वो अधूरा रह गया, कंप्लीट हो गया, किसी भी एक प्रोसेस के अंदर बचा हुआ रह गया, उसकी कॉस्ट ढूंढनी। इस पूरे चैप्टर का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? स्टॉक की वैल्यूएशन। ठीक है, तो इस हर जगह पर, हर अकाउंट में, हर प्रोसेस के अंदर हमने स्टॉक की वैल्यूएशन करनी कि जो माल बन रहा है, चाहे वो प्रोसेस ए से बी के पास गया तो वो किस रेट पर जाएगा, बी ने अपनी तरफ से काम करा, सी के पास भेज दिया, किस रेट पर जाएगा, फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या होगी, जो माल खराब हो गया, लॉस हो गया, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी। ये सारा काम हमने इस चैप्टर में करना है। ठीक है, तो बेटा ये प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पर अप्लाई होती है? जहां पर एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑपरेशन से होकर के गुजरता है। एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए क्या बन जाती है? इनपुट बन जाती है। एक की आउटपुट दूसरे के लिए क्या है? इनपुट। तो बेटा हम जरा फॉर्मेट सीखेंगे बेटा प्रोसेस अकाउंट बनाने के। जो चार यहाँ पे नाम लिखे ना, यही चार अकाउंट बनाएंगे, ये आपके प्रोसेस अकाउंट के सारे फॉर्मेट्स को कवर कर लेगा। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेगा प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस ए बेटा हम यहाँ पर खर्चे को पे करने के बारे में बात नहीं करते, हम खर्चे को चार्ज करने के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करें? चार्ज। हर खर्चे की दो एंट्री होती है ना, एक पेमेंट की, एक चार्ज की। जैसे आपने कोई भी पेमेंट, आपने माल खरीद लिया, मटेरियल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मटेरियल आ गया। अब उस मटेरियल में से कुछ माल आपने प्रोसेस ए में भेज दिया तो वो ए की कॉस्ट बढ़ाएगा, बी पे भेज दोगे तो वो बी की कॉस्ट बढ़ाएगा, सी पर भेज दोगे तो सी की कॉस्ट बढ़ाएगा, है कि नहीं? तो हमें यहाँ पर खर्चा चार्ज करना है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी करते थे, अगर याद हो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू खर्चे, वहां पे खर्चा चार्ज हो रहा है। तो आपने मटेरियल का मंगा लिया, आपने लेबर की पेमेंट कर दी, लेकिन जोन से प्रोसेस पे वो खर्चा यूटिलाइज हुआ है, वो खर्चा उसी प्रोसेस से तो चार्ज होगा। तो हमें यहाँ पर हर प्रोसेस में खर्चा चार्ज करना है, ताकि उस माल के ऊपर कितना खर्चा लग रहा है वो पता चल जाए, जो उस प्रोसेस में कंप्लीट हुआ है। तो अगर मैं प्रोसेस ए अकाउंट की बात करूं, बनाना वही नॉर्मल टी शेप अकाउंट है जैसे आप बनाते, एक डेबिट एक क्रेडिट, लेकिन इसमें कॉलम में एक क्वांटिटी का कॉलम आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो बेटा पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। तो प्रोसेस ए अकाउंट, जो जो खर्चे आप फर्स्ट प्रोसेस, बेटा फर्स्ट प्रोसेस में मुझे इंजन बनाना है, इंजन बनाने के लिए मुझे कुछ मटेरियल लगाना पड़ेगा, कुछ लेबर से भी काम करवाना पड़ेगा, कुछ ओवरहेड्स भी लगेंगे, तब जाके वो प्रोडक्ट कंप्लीट होगा। तो जो जो खर्चे प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्स्ट प्रोसेस में लगाए जा रहे हैं, प्रोसेस ए में, वो खर्चा चार्ज करना है। और खर्चे को चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? अगर मुझे प्रोसेस से चार्ज करना है तो प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू खर्चा। पेमेंट की एंट्री क्या होती है? खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक, खर्चा डेबिट हो गया। चार्ज हो जाएगा तो जहां पर भी चार्ज करोगे वो डेबिट हो जाएगा, खर्चा क्रेडिट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट से चार्ज कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू खर्चा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चार्ज कर दोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू खर्चा।
प्रोडक्ट प्रोसेस से चार्ज करोगे, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू खर्चे। तो जो भी खर्चे आप इस प्रोसेस पे लगा रहे हो, आपने मटेरियल लगाया, लेबर, एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड, कुछ भी नाम लिखा हो सकता है सवाल। हमने बेटा 10,000 यूनिट इनपुट करी 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए के लेबर लगाए, 2 लाख के ओवरहेड लगाए, ये सारा खर्चा हमने लगाया। अब बेटा प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट के ऊपर काम शुरू किया और टोटल खर्चा कितने रुपए का नजर आ रहा है? वो तो यहाँ पे हाँ जी, खर्चा कितने का नजर आ रहा है बेटा हमारे? 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का माल है, 2 लाख के लेबर, 2 लाख के ओवरहेड, तो 5 लाख रुपए का हमने खर्चा लगा दिया 10,000 यूनिट के ऊपर। 10,000 यूनिट मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गई, प्रोसेस ए ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब ये माल प्रोसेस ए के लिए क्या बन गया? आउटपुट। और अब ये कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रोसेस बी के पास। तो बेटा पहले तो प्रोसेस ए ने मटेरियल लगाया, 1 लाख का लेबर भी लगा दिया, 2 लाख के ओवरहेड भी लगा दिए, 2 लाख के 5 लाख का खर्चा लगा दिया, 10,000 यूनिट कंप्लीट कर दिया, वो प्रोसेस बी को दे रहा है, पकड़ो भाई साहब माल। जैसी प्रोसेस बी के पास माल जाएगा बेटा, मेरे यहाँ से कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास? प्रोसेस बी के पास। ए से माल ट्रांसफर हो जाएगा 10,000 यूनिट, 5 लाख रुपए का, किसके पास चला जाएगा? प्रोसेस बी। जिसके पास जाएगा बेटा वो रिसीव करेगा, हम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रोसेस बी की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोसेस बी माल रिसीव करेगा, बोलेगा माल आ गया 5 लाख का, तो आई गया, मैं अपने और खर्चे लगाऊंगा, वो और खर्चे लगाएगा, माल की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। लेकिन वो कहां पर बढ़ेगी? प्रोसेस बी में। तो पहले हम यहां से अपने माल को ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस बी के पास। तो प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए। तो ये 10,000 यूनिट कंप्लीट होकर के ट्रांसफर कर दी जाएंगी प्रोसेस बी के पास। कितने में? हम खत्म। इससे आसान और क्या हो सकता? 10,000 यूनिट पे काम किया, 5 लाख का खर्चा लगाया, अगले प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया, वही 10,000 यूनिट, 5 लाख की वैल्यू। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब जैसे ही हम प्रोसेस बी शुरू करेंगे बेटा, प्रोसेस बी की पहली एंट्री कहां से आएगी? प्रोसेस बी के अंदर सबसे पहली एंट्री बेटा आएगी 10,000 यूनिट रिसीव करने की, 5 लाख रुपए की वैल्यू पे। चलो प्रोसेस बी बना। तो यूनिट्स, यूनिट्स सबसे पहली एंट्री बेटा आएगी हमारे पास प्रोसेस ए से। प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए, 10,000 यूनिट, 5 लाख रुपए की। अब इस पर प्रोसेस बी अपने खर्चे और लगाएगा और काम शुरू करेगा। प्रोसेस बी भी कुछ मटेरियल लगाएगा, लेबर लगाएगा और ओवरहेड लगाएगा, वो प्रोडक्ट से चार्ज होते जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब प्रोसेस बी ने भी 5 लाख रुपए और लगा दिए अपने। 5 लाख रुपए का माल तो कहां से आता? प्रोसेस ए से ही आ गया था, और प्रोसेस बी ने 5 लाख रुपए और लगा दिए, तो 10,000 यूनिट्स पे टोटल खर्चा कितना हो चुका अब तक? 10 लाख रुपए। और अगर ये माल एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाए तो प्रोसेस सी के पास 10,000 यूनिट चली जाएंगी, 10 लाख रुपए की वैल्यू। लेकिन
मान लो ये जो प्रोसेस बी है बेटा, ये आपको पता है कि इस प्रोसेस में 5% लॉस होगा। आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, प्रोसेस ही ऐसे कि जितने भी माल पे हम काम करते हैं उसमें से 5% माल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। बेटा जो लॉस के बारे में आपको पहले से पता होता है उस लॉस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। तो लॉस दो प्रकार का हो सकता है, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। ठीक है जी। नॉर्मल लॉस वो होता है बेटा जो आपको पहले से एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा ऐसा होगा। अबनॉर्मल लॉस होता है जी अनएक्सपेक्टेड, वो आपको नहीं पता कि ऐसा होगा, वो एक्सीडेंटल लॉस है, अचानक से हो गया उम्मीद के बिना। तो अब बेटा नॉर्मल लॉस तो आपको पहले से पता था, और जो लॉस मुझे पहले से पता होता है ना, मैं उसका फायदा उठा सकता। कैसे, जरा ध्यान से देखो बेटा। मुझे पता है कि 10% माल नॉर्मली लॉस हो जाता है, ठीक है, मुझे पहले से पता है। अब मेरे पास कोई कस्टमर आया, कहता है भाई साहब मुझे ना 90 यूनिट दे दो। कितने यूनिट दे दो, 90 यूनिट दे दो। तो मुझे ये बात पता होगी कि जब मुझे अगर इसको 90 यूनिट देनी है तो क्या मुझे 90 यूनिट ही बनानी पड़ेंगी या 90 से ज्यादा के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मुझे पहले से ज्ञान है इस बारे में कि जितना भी माल मैं इनपुट करता हूं उस इनपुट में से 10% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और जब 10% माल लॉस होने वाला है तो जो आउटपुट आएगी वो कितने परसेंट बचेगी, 90%। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको 90 यूनिट सप्लाई करनी है तो आउटपुट होनी चाहिए। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 90% की। इसका मतलब इन 90 यूनिट को सप्लाई करने के लिए आपको तो 100 यूनिट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा ना। 100 यूनिट्स का 10% आपका लॉस हो जाएगा और आउटपुट कितनी बनेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसे ही वो कस्टमर मेरे पास आएगा, बोलेगा भाई साहब 90 यूनिट दे दो, इमीडिएटली मेरे दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, अच्छा इसको 90 देनी है, 90 देने के लिए 100 पे काम करना पड़ेगा क्योंकि 10% तो मेरा लॉस हो जाता है। 100 यूनिट पे काम करूंगा, हर यूनिट के ऊपर खर्चा लगेगा 10-10 रुपए, तो मेरा खर्चा तो कितना हो गया, 1000। खर्चा कितने का हो गया, 1000। तो मैं कस्टमर को बोलूंगा भैया 90 यूनिट पता है कितने की, अभी प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, प्रॉफिट तो जो ऐड होएगा वो होएगा। तो 90 यूनिट कितने की बताई जाएंगी उसको, 1000। मैं इसका फायदा उठा पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पहले से पता है ऐसा होगा। कस्टमर ने आके बोला मुझे कितनी यूनिट चाहिए, कस्टमर कह रहा है 90 यूनिट दो, तो मैंने करूं 90 यूनिट्स के लिए 100 यूनिट्स के लिए काम करना पड़ेगा। 100 यूनिट्स के लिए 1000 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए तेरे 90 यूनिट की कॉस्ट। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से इस बात का ज्ञान है कि 10% लॉस होगा। लेकिन अगर मैं इस वाले केस में बात करूं, कस्टमर आके कहता है भैया 90 यूनिट्स, मुझे 90 यूनिट चाहिए, मुझे पता ही नहीं लॉस होगा, अनएक्सपेक्टेड। पूछते हैं ना, मेरी दुकान पे कस्टमर आया, कस्टमर कहता है 90 यूनिट और मुझे पता नहीं है कि लॉस होता है। जब मुझे पता ही नहीं है कि लॉस होगा, या फिर मान लो मेरा प्रोसेस ऐसा जिसमें लॉस होना ही नहीं था, मशीन खराब हो गई, माल बीच में था, माल खराब हो गया, ठीक है। अब कस्टमर ने बोला था 90 यूनिट, क्या मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चली 90 के लिए इतना डालना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ। अब तो कुछ नहीं है सर, 90 यूनिट देंगे, 90 यूनिट पे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 यूनिट पे काम करना था, हर यूनिट के ऊपर 10-10 रुपए लगाने थे, लेकिन मशीन चलते चलते बीच में खराब हो गई, उसमें 10 यूनिट थी, 10 यूनिट गई, आउटपुट कितनी बचेगी अब, 80। क्या मैं कस्टमर को बोल दूं भाई साहब 80 यूनिट के 900 रुपए दे दूं, दे देगा वो? अपने बारे में सोच लो, तुमसे कोई ऐसे मांग ले भाई साहब 1 यूनिट 10 की है, लेकिन ना मेरी 10 यूनिट खराब होगी, बनाते बनाते तुम पैसे दे दो उस खराब यूनिट के, दे दोगे? भाई साहब आपने मेरे को 10 रुपए पर यूनिट बोला था, मुझे 90 चाहिए थी, आपने 80 बनाई है, मैं 80 ले लूंगा, लेकिन रेट तो 10 रुपए ही दूंगा ना। तो मैं उसको हर यूनिट के ऊपर पूरे 900 रुपए थोड़ी देने वाला। यहाँ पर अब मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता, कस्टमर से आप इस पैसे को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले से इस बात का ज्ञान नहीं था। नॉलेज थी तो आप फायदा उठा सकते थे, नॉलेज नहीं है तो फायदा भी नहीं मिलेगा, आपको 10 रुपए के हिसाब से पैसे जरूर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये जो 10 यूनिट खराब हुई है, इसके 100 रुपए आपको खुद अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, ये आपका नुकसान बनेगा, कस्टमर नहीं भरने वाला इसको। तो जब आप अपना अकाउंट बनाओगे, दोनों के ट्रीटमेंट में फर्क नजर आ रहा है। नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी तो कम होती है, लेकिन हम कॉस्ट रिड्यूस नहीं करते। कॉस्ट क्यों रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि मेरे को पहले से पता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, इस नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को, जो बच्चे भाषा नहीं सुन रहे बेटा उनको बड़ी दिक्कत होगी, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को मैं अपनी गुड आउटपुट के अंदर जोड़ के बैठा।
वैसे तो 90 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होती, 900 होती। 10 यूनिट जो खराब होगी उसकी कॉस्ट कितनी होती, 100 होती। मैंने इसे 1000 के अंदर वो 100 रुपए भी जोड़ रखे। तो हमने क्या कर दिया, अपने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट गुड यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ रखी। गुड आउटपुट मतलब जो सही आउटपुट है, जो खराब आउटपुट नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है, स्क्रैप नहीं है, जो सही फाइनल आउटपुट बनी है, मैंने उसकी कॉस्ट में अपने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी जोड़ रखी है। इसलिए मैंने यहां से कॉस्ट हटाई नहीं। कॉस्ट अगर आपने नहीं हटाई तो वो बाकी के प्रोडक्ट से चार्ज हो जाएगी। इसकी वजह से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। एवरेज कॉस्ट कितनी है देखो, 1000 डिवाइडेड बाय 90, कैलकुलेटर है नहीं है, 11.11। तो जो एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट 10 रुपए होती बेटा, वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11.11। क्योंकि अब आप जो बाकी की सही आउटपुट बनी है उसके अंदर अपने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को भी जोड़ रहे। तो नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट होती है उसको हटाने की कोशिश नहीं करनी, उसको हटाना ही नहीं, उसको जाने दो, कस्टमर से चार्ज हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से कैलकुलेशन करके बैठा हूं। मैं अचानक से थोड़ी कस्टमर को बोलूंगा, कस्टमर ने बोला भैया 90 यूनिट, मैंने एकदम से कैलकुलेशन लगाई, भैया 1000 रुपए लगे। मैंने बता दिया ना उसको 90 यूनिट की कितने, 1000 रुपए। तो अल्टीमेटली मैंने अपने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी किससे चार्ज कर ली, कस्टमर से। यानी कि हम नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को हटाते नहीं है, उसको इंक्लूडेड रहने देते हैं किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ताकि वो बाकी की गुड यूनिट से चार्ज हो जाए। बात समझ में आ रही है? और ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले से पता है। तो हम ऊपर क्या लिखते हैं इसके बारे में, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या ये है कि हमको अलग से ऐड करनी है? क्या मैंने यहाँ पर कहीं पे ऐड करी है कॉस्ट? बेटा वो इसमें ऑलरेडी शामिल है, पहले से इसमें इंक्लूडेड है, अलग से ऐड नहीं करनी। अलग से ऐड कर दो सर 1000 रुपए लगा, 100 रुपए का नुकसान और ऐड करो, उसी 1000 में से तो वो 100 का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इसमें अलग से कुछ ऐड नहीं करना। इस 1000 में पूरी 100 यूनिट की कॉस्ट थी, 10 यूनिट खराब होगी, लेकिन कॉस्ट अभी भी पूरी की पूरी कितनी यूनिट्स की लिखी गई है, 100 यूनिट। इसमें ऑलरेडी नॉर्मल लॉस की कॉस्ट शामिल है। आप नहीं हटाओगे, नहीं हटाने का मतलब है कि आपने जोड़ रखा है। बात समझ में आ गई? लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो अब नॉर्मल लॉस है बेटा, उसमें क्या होता है, सर वो नुकसान तो कस्टमर नहीं भरेगा, तो मैं उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नहीं चार्ज कर सकता, मुझे इसको हटाना पड़ता है। आपने इतना 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 खर्चा लगाया, फिर पता चला जी 20,000 रुपए का माल अब नॉर्मली खराब हो गया, तो अपने टोटल खर्चे में से पहले 20,000 भी हटाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपने 900 में से कितने रुपए हटा दिए, क्योंकि अब नॉर्मल खर्चा कस्टमर भरने वाला नहीं है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी चार्ज होने वाला नहीं है। तो अब नॉर्मल खर्चा पता है कहां पे जाता है, ये आपकी जेब पर पड़ेगा। पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू से लेकर अंत तक मैंने हर चैप्टर में शायद ये बात करी होगी कि अब नॉर्मल खर्चा कहां जाएगा, कॉस्टिंग पे। और कोई जगह नहीं है कॉस्टिंग इसके अंदर अब नॉर्मल खर्चे की। वो अब नॉर्मल की नहीं है, अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन की होती है। लॉस का ट्रीटमेंट दोनों में पता चल गया। जो लॉस आपने पहले से सोच रखा है उसकी यूनिट्स भी कम होंगी, कॉस्ट कम नहीं होगी। जो लॉस आपको नहीं पता था, लॉस तो हुआ, क्वांटिटी में तो कम होना ही होना, ठीक है, लेकिन हमको उसकी कॉस्ट भी हटानी पड़ेगी ताकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा ना बनी रहे, वो आप अपने कॉस्टिंग पीएनएल से चार्ज करें। सिंपल काम। चलो जरा सवाल के साथ समझते हैं। हमें बेटा उम्मीद थी कि 5% माल खराब हो जाएगा, 10,000 यूनिट। हाँ जी, 10,000 यूनिट का 5% नॉर्मली लॉस होना है, तो कितनी क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस होगा? तो बेटा 500 यूनिट खराब हो जाएगी। और ये लॉस कौन से वाला है, जो आपको पहले से पता है, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से बेटा क्वांटिटी कम हो जाएगी, हमने क्वांटिटी घटा दी, आउटपुट भी कम हो जाएगी, वो भी पक्की बात है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हटानी होती है सर। नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी हटाते हैं ताकि जो बाकी की आउटपुट है 9500,
पूरी की पूरी 10 लाख की कॉस्ट उससे चार्ज कर ली जाए। पूरी की पूरी 10 लाख की कॉस्ट हम किससे चार्ज कर लेंगे? अपनी गुड आउटपुट से चार्ज कर लेंगे। कितनी आउटपुट आ रही है भैया? 9500। तो ये माल कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रोसेस सी। तो 10,000 यूनिट की इनपुट करी, 500 का लॉस हो गया, 9500 की आउटपुट आ गई। 10 लाख का टोटल खर्चा था और पूरा का पूरा 10 लाख बेटा 9500 की कॉस्ट के साथ अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे पर यूनिट कॉस्ट बदल जाएगी। तो वैसे 10,000 यूनिट के ऊपर 10 लाख के हिसाब से 100 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि लॉस हो गया तो हमने लॉस की क्वांटिटी तो रिड्यूस कर दी, कॉस्ट रिड्यूस नहीं करी, तो उससे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। कितनी आ रही? 10526। चले बेटा आगे, प्रोसेस सी। सबसे पहली एंट्री प्रोसेस सी में आएगी बेटा प्रोसेस बी से, जो माल उसने ट्रांसफर किया था। सर 9500 यूनिट ट्रांसफर की थी 10 लाख। फिर प्रोसेस सी अपने खर्चे भी लगाएगा। प्रोसेस सी अकाउंट डेबिट टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इस प्रोसेस का पास्ट एक्सपीरियंस है कि 10% लॉस होगा। तो 9500 यूनिट की इनपुट है बेटा, इसका 10% कितना होता है? तो 950 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो जाएगा। इससे क्वांटिटी तो कम होगी, कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं करते। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 950 यूनिट खराब हो रही थी, मुझे पता है, ठीक है, ये अप टू मार्क नहीं है। जिस लेवल की प्रोडक्शन मैं करता हूँ ये उस वाली क्वालिटी की प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड है, बिक जाता है, स्क्रैप डीलर ले जाता है इसको। तो स्क्रैप डीलर तो लेके जा सकता है, कबाड़े में जा सकती है कि नहीं जा सकती, कुछ तो मिल जाएगा 10 20 50 रुपए कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। ऐड क्यों करवा रहा है? पैसे मिल रहे हैं बेटे, खर्चा जो तूने इसमें कर दिया इसी में से माल खराब हुआ होगा। खराब करने के लिए अलग से तो नहीं बनाते कि ये प्रोडक्शन का माल है, खराब करने के लिए। तो इसी 15 लाख के माल में ही प्रोडक्शन हो रही है सारी की सारी। तो इसी 15 लाख रुपए के खर्चे में माल बन रहा है बेटा सारा का सारा, इसी 15 लाख में। और 15 लाख रुपए के खर्चे में मैंने कितनी यूनिट पे काम किया? 9500 पे। 9500 में से 950 यूनिट खराब हो गई, इसी खर्चे में से तो ही होंगी, अलग से थोड़ी खर्चा किया होगा उसके लिए। तो खर्चा तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, नुकसान के लिए अलग से खर्चा नहीं लिखना पड़ता। लेकिन ये 950 यूनिट अगर बिक गई, खर्चा ऑलरेडी लिखा हुआ है, यही मेरा फाइनल कॉस्ट है 15 लाख रुपए, इसके अलावा 1 रुपए भी और नहीं लगा। लेकिन 950 यूनिट, मान लो अगर हर यूनिट 50-50 रुपए के हिसाब से बिक जाए तो 47,500 रुपीज मुझे मिल जाएंगे। मैंने एक तरफ 15 लाख रुपए का खर्चा कर रखा है, मैंने कहा देखो 9,500 यूनिट की और 15 लाख का खर्चा है, 950 यूनिट खराब होगी, लेकिन ये 950 यूनिट खराब होने के बाद कुछ पैसे आपको देगी, तो 15 लाख के खर्चे में से उसकी रिकवरी हो गई। ऐसा हमने कहां पर सीखा था बेटा? आपने सीखा था कोस्ट शीट के फॉर्मेट में। कोस्ट शीट के फॉर्मेट जब हम बनाते थे, वहां पर आती थी हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में जब माइनस कर देते थे सेल ऑफ स्क्रैप, सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप। अगर स्क्रैप बेच के कुछ पैसा मिलता है तो उससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो अगर ये बिकता है, मैं कॉस्ट की बात फिर से नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रियलाइजेबल वैल्यू। ये स्क्रैप
किसी प्राइस पर अगर रिकवर हो जाता है, रियलाइज हो जाता है, आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो उससे ये जो आपकी टोटल कॉस्ट है ये रिड्यूस हो जाएगी, नेट कॉस्ट कम हो जाएगी जो आप गुड यूनिट पे चार्ज करोगे। तुमने बोला 15 लाख का खर्चा हो तो 15 लाख चार्ज कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर 15 लाख के खर्चे में से 47,500 रुपए वापिस आ गया तो नेट कॉस्ट बाकी के आउटपुट से चार्ज करो, जो वापिस आ गया वो अब आपकी कॉस्ट नहीं है, उससे कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही? तो हमने यहाँ पर क्या कॉस्ट लिखा है, क्या कॉस्ट, जिसके ऊपर तारा बना दे, तारे को जमीन पे ले आते हैं। ये क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू। ये कॉस्ट नहीं है, ये रियलाइजेबल वैल्यू है। ये कितने रियलाइज नहीं होता तो जीरो लिखता, मैं नहीं लिखता सर ये, ठीक है कोई बात नहीं, जीरो। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो बेटा ये मेरा प्रोसेस अकाउंट होता। आउटपुट कितनी आती बताओ बताओ। अगर मान लो ऐसे ही बेटा मेरा पूरा का पूरा सवाल चलता है, 8,550 यूनिट के आउटपुट, खर्चा कितना होता सर? 15 लाख रुपए तो लगाए हैं और उसमें से 47,500 रुपए मिल जाएंगे, 14,52,500 रुपए। तो 8,550 यूनिट की आउटपुट आनी है और 14,52,500 रुपए का खर्चा होना है। यही माल किस पे ट्रांसफर हो जाता है? नेक्स्ट प्रोसेस पे। बिल्कुल पिछले वाले प्रोसेस की कॉपी हो गए। अब आउटपुट की मेरे को उम्मीद तो कितनी है? 8,550। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता, 9,500 में से नॉर्मल लॉस 950 का हो जाता और आउटपुट कितनी आती? नॉर्मल आउटपुट आती सर 8,550 यूनिट्स। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो नॉर्मल कॉस्ट कितनी होती इतनी आउटपुट की? सर 15 लाख में से 47,500 रुपए मिल जाते, 14,52,500 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती? 169.8। और यही गई माल में इसी रेट पर आगे ट्रांसफर कर देता, मेरा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो जाता। 169.88 के आगे भी बताओ, 8 डेसिमल हो, जीरो है, जीरो के बाद तो ठीक है जीरो। तो बेटा ये हमारे पास 1 यूनिट का रेट है। सर आप इतने डेसिमल क्यों लिख रहे हो? बेटा इस रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। क्वांटिटी कितने डेसिमल कितने डिजिट की है, ये पहले बात हुई है बेटा। रेट को 1 यूनिट के रेट को राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, उसको कम से कम उतने डेसिमल तक लेना जिससे आपको जितने डिजिट तक क्वांटिटी चल रही है, रेट को मल्टीप्लाई करोगे ना यूनिट से। यूनिट्स कितनी है? 4 डिजिट तक चले तो आपको 4 डेसिमल लेके चलने चाहिए ताकि आंसर 1-1 रुपया एग्जैक्ट आए। अदरवाइज राउंड फिगर में डिफरेंस हो सकता है, रेट को राउंड ऑफ करने से डिफरेंस क्रिएट होते हैं। तो ये होती सिचुएशन अगर सब कुछ नॉर्मल चलता। प्रोसेस डी के पास 8,550 यूनिट ट्रांसफर कर दी जाती 14,52,500 में। हमने लेकिन जब चेक किया कि माल कितना बना है तो एक्चुअल में आउटपुट आई है 8,400। एक्चुअल में आउटपुट कितनी है? 8,400। बननी चाहिए थी 8,550 अगर सब कुछ नॉर्मल चलता, लेकिन एक्चुअल में कितनी बनी? 8,400। तो 150 यूनिट कम बनी है ना। क्या आपने सोचा था कि 150 यूनिट का और नुकसान होगा? और जिस नुकसान के बारे में हमने नहीं सोचा होता उसको कौन सा लॉस बोलते? तो बेटा अगर एक्चुअल आउटपुट आपकी नॉर्मल आउटपुट से कम है तो वहां पर हो गया आपके पास अब नॉर्मल लॉस 150 यूनिट का अनएक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है, हो तो सकता ही है ना, सोचो कुछ भी हो सकता है एक्चुअल में तो लॉस। तो अब ये 150 यूनिट भी आपकी रिड्यूस तो होंगी, पर यूनिट तो कम करनी है, लॉस तो है ही, लेकिन ये लॉस अब नॉर्मल नहीं है। कौन सा लॉस है? अब नॉर्मल लॉस 150 यूनिट का लॉस हो। लेकिन जैसे ही आप अब नॉर्मल लॉस लिखते हो बेटा, अब नॉर्मल लॉस को किस पे लिखा जाता है? अब नॉर्मल लॉस की को निल लिखना है या फिर उसकी कोस्ट हटानी पड़ती है? बेटा अब नॉर्मल लॉस को हमेशा कोस्ट पे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं कि मैं चार्ज करूं, मैं हटा रहा हूं। अगर लॉस चार्ज करना होता ना, अगर तुमको याद हो तो लॉस डेबिट साइड पे चार्ज होता है पीनल अकाउंट के अंदर। मैं इस अकाउंट में लॉस चार्ज नहीं कर रहा, मैं तो हटा रहा हूं ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट ना बने, कस्टमर से चार्ज ना हो, मेरा नुकसान है ना। जैसे ऊपर आपने हटा दिया, कहां गया ये रहा,
10 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए हटा दी गई, माइनस हो रही है ना, वही मैं कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ क्रेडिट साइड पे लिख के। तो 150 यूनिट की कॉस्ट हटाई जाएगी बेटा। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 169.883। समझो इस चीज को बेटा। 8,550 यूनिट बन गई थी, लेकिन 150 तो खराब हो गई और 8,400 बन गई। रेट तो यही रहेगा ना, ये 8,550 का रेट था, तो इसी में से 150 खराब हो गई, इसी रेट पे खराब होगी, और इसी में से 8,400 कंप्लीट हो गया, अगले प्रोसेस में चली गई, इसी रेट पे चली जाएगी। तो 150 यूनिट 169.883 कितने का लॉस हो गया? 50। और बेटा जो बाकी का माल है 8,400 जो असली में बनी है, वो अगले प्रोसेस के बाद भेज देते हैं बाय प्रोसेस डी। रेट वही 169.883। कुछ हो रहा है? अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा। 017। और बेटा ये अकाउंट आपका टैली हो जाएगा, आपको कोई चीज बैलेंसिंग फिगर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तुम एक बार कर तो चुके हो। 14,52,500 और 8,550 यूनिट, इन्हीं 8,550 यूनिट के दो टुकड़े कर दिए और 14,52,500 के भी दो टुकड़े कर दिए, वही तो हुआ। अकाउंट आपका टैली है। बेटा ये जो 150 और 8,400 यूनिट जो लिखी गई है, ये 8,550 के ही दो हिस्से, और ये जो इनकी कॉस्ट लिखी गई है, ये 14,52,500 के ही दो हिस्से। तो प्रोसेस सी से जो माल कंप्लीट हुआ है बेटा, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? प्रोसेस डी के पास। किसी को अगर कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज पूछना। प्रोसेस डी अकाउंट बनाएंगे बेटा। हाँ जी, तो सबसे पहली एंट्री कहां से आएगी? तो प्रोसेस सी से बेटा हमको माल मिला था 8,400 यूनिट, जिसकी कॉस्ट आई थी 1427017। बेटा हमने भी मटेरियल लगाया, लेबर और ओवरहेड्स। लेबर लगाए बेटा 2 लाख, भी लगाए 2 लाख। इस प्रोसेस का बेटा पास्ट एक्सपीरियंस है 5%। यानी नॉर्मल लॉस कितना होएगा बेटा? कितना? 420। बेटा 8,400 का 5% नॉर्मल लॉस होना है। बाय नॉर्मल लॉस 420। बेटा मान लो ये बिक रहा है 100 रुपए के हिसाब से, तो 42,000 तो आपको मिल जाएंगे। और बेटा अब नॉर्मल लॉस लिखने से पहले हमने क्या करा था? हमने बेटा ये लिखा था पहले, नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट निकाली थी, तभी तो अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट लिखी थी। तो आगे अब नॉर्मल लॉस वगैरह देखने से पहले बेटा आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक यूनिट की नॉर्मल कॉस्ट क्या है। तो नॉर्मल कॉस्ट लिखने से पहले अब नॉर्मल आइटम नहीं लिखी जा सकती,
तो पहले आपको नॉर्मल कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढते? अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो खर्चा कितना होता? हाँ जी बेटा, अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो खर्चा कितना होता? सर टोटल खर्चा तो हो गया 20 लाख और उसमें से 42,000 मिल जाते तो 19,58,000। तो दिक्कत इस 19,58,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स नॉर्मल आउटपुट। अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो 8,400 में से 420 यूनिट खराब हो जाती। आउटपुट आती बेटा 7980 यूनिट्स। तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? 45.3। बेटा एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। फिर हमको न देखा कि एक्चुअल में आउटपुट कितनी है। बेटा एक्चुअल में आउटपुट आ गई 8,100, यानी कि जितनी आप आउटपुट आपको एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा आउटपुट आ गई। इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती, एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो सकती। मतलब जितना नुकसान आपने सोचा था उतना नुकसान हुआ ही। 8,400 की इनपुट करी और आउटपुट कितनी आ गई? 8,100, यानी कि नुकसान सिर्फ कितना हुआ? 300। सोचा कितने का था नुकसान होएगा? 420। ये अब नॉर्मल लॉस है क्या? यहां पर सर यूनिट एक्स्ट्रा बन गई है, ये गेन है। और अब जरा तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, ध्यान नहीं भटकने देना बिल्कुल भी। क्वांटिटी हमको पता चल गई कि 300 यूनिट एक्स्ट्रा बनी, 300 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनी। अब बेटा जब माल बना एक्स्ट्रा तो एक्चुअल में आउटपुट अब 8100 है, यानी कि कस्टमर के पास या फिर अगले प्रोसेस में जो माल जाएगा वो कितनी यूनिट जाएंगी? 8100। 8,100 ट्रांसफर करनी है। लेकिन क्या आपके प्रोसेस अकाउंट में से बैलेंसिंग फिगर 8100 यूनिट आ सकती है? मेरे प्रोसेस अकाउंट में से अगर मैं बैलेंसिंग फिगर अभी निकालने लगूं 8,400 माइनस में 420, 7,920, 7,980 की आउटपुट आती है। ट्रांसफर कितनी करनी है? 8,100। क्या करना पड़ेगा सर? अब जब यूनिट्स कम बनी थी हमने वो यूनिट्स हटा दी थी, अब यूनिट ज्यादा बन गई तो वो यूनिट जोड़नी पड़ेगी। तो बेटा हम ये यूनिट्स यहां पर बढ़ाएंगे। टू अबनॉर्मल गेन 120 यूनिट, सॉरी ये 300 गलत लिखा है बेटा, 120 का डिफरेंस है ना। 300 तो नॉर्मल, 300 तो एक्चुअल में लॉस हुआ। 120 यूनिट का फायदा हो गया और हर यूनिट की कॉस्ट कितनी होती है बेटा? 245.3634। बेटा क्या मैं कस्टमर से अब नॉर्मल अमाउंट चार्ज कर रहा हूं? पर लग तो ऐसे ही है, क्योंकि आपने ये अभी तक तो आपके अकाउंट में तो 7,980 यूनिट का बैलेंसिंग फिगर बनता है, लेकिन आप तो कस्टमर के पास पूरी 8,100 ट्रांसफर कर रहे हो, इसमें से 120 तो अब नॉर्मली बच गई। लेकिन बेटा क्या मैं कस्टमर से कुछ महंगा रेट मांग रहा हूं क्या? रेट नॉर्मल कितना है? 245। जैसे पिछले वाले प्रोसेस में नॉर्मल रेट कितना था? 169.883। वैसे बननी तो कितनी चाहिए थी? 8,550, और हर यूनिट के ऊपर मेरा कितना हिस्सा बनता था? 169.883, लेकिन 8,550 नहीं बनी, सिर्फ 8,400 बनी। मैंने कस्टमर को कहा कोई बात नहीं भाई 8,400 ले जाओ, 8,400 के ऊपर यही वाला नॉर्मल रेट मुझे देना। गलत चीज तो चार्ज नहीं करी, रेट कौन सा लगाया है? नॉर्मल। आउटपुट कम बनी है तो मैंने कम के ही पैसे चार्ज करे ना। रेट कौन सा लिया है? नॉर्मल। यूनिट्स कम बनी, मैंने अपना नुकसान बनाया। यूनिट्स ज्यादा बनी तो भी मैं कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं भैया रेट मुझे कौन से वाला देना। जितनी भी यूनिट लेके जाएगा मैंने उसको एक यूनिट का रेट बता दिया, भैया 245.3634। कम यूनिट मिलेंगी तो भी इसी रेट पे मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी तो भी इसी रेट पे मिलेंगी। एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ चार्ज नहीं करा मैंने, ये तो मेरा फायदा हो गया। जब पिछले प्रोसेस में नुकसान हुआ था उसने मेरे को दिए थे, इस वाले में अगर गेन हो जाएगा तो मैं भी उसको हिस्सा नहीं दूं, तो ये गेन मेरा गेन बनेगा। 120 यूनिट की आपने यहाँ पर कॉस्ट रिकॉर्ड तो करनी है, लेकिन क्या ये कॉस्ट मुझे किसी को देनी पड़ेगी? जरा सोचो। आप यहाँ पर 120 यूनिट आते हो लिखने के लिए, सर 245 रुपए 36 पैसे के हिसाब से लिख दो ताकि कस्टमर से चार्ज हो जाए। कस्टमर से तो चार्ज करो, लेकिन क्या ये पैसे मुझे किसी को देने? अब
इसी खर्चे के अंदर बना है, जो भी माल बना है, खर्चा अलग से करना थोड़ी है। तो यही तो मेरा फायदा है, इसीलिए तो इसका नाम गेन लिखा है कि यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गई, आपने कस्टमर को नॉर्मल रेट पे दे दी और आपने इस यूनिट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करा, तो यही तो आपका फायदा हो गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अब नॉर्मल गेन। कॉस्ट थोड़ी लिखा है, खर्चा थोड़ी लिखा है, मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐसा लिखा है। अब नॉर्मल गेन लिखो कि इतने रुपए का मेरा फायदा है। कितने का फायदा हो गया? 36,000, 29,000, 443 4 कर दे। क्या ये वैल्यू समझ में आ रही बेटा? क्या ये मेरा खर्चा है? क्या मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे किसी को? नो, लेकिन यूनिट्स तो बनी हुई है, इसके पैसे कस्टमर से भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, क्योंकि 7,980 तो वैसे ही आ रही थी और 120 और आ गई, 8100 हो गई पूरी, तो इसके भी पैसे मिलने हैं, कस्टमर से मिलने हैं, लेकिन मुझे लगाने नहीं है। इसीलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है? गेन। सर गेन ना हमने तो सीखा था क्रेडिट साइड पे आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, क्रेडिट साइड पे लिखते थे इनकम, ये तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है, जब वहां पर जाएंगे ना वहां पर ये क्रेडिट ही आएगा, पोस्टिंग मिडल में एक क्रेडिट हो जाएगा। क्या बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट 8100 यूनिट बेटा हमने फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में भेज दी, इसी रेट पर 444 तो 19,87,444 मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा, और अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालते ना तब भी यही आता। तो अगर अब नॉर्मल लॉस है तो बेटा वो क्रेडिट साइड से रिमूव कर दिया जाएगा एट कॉस्ट, अगर अब नॉर्मल गेन है तो वो डेबिट साइड पे चार्ज कर दिया जाएगा एट कॉस्ट, ताकि कस्टमर के पास जो भी एक्चुअल आउटपुट जा रही है वो नॉर्मल रेट पर जाए, बस इतना सा पर्पस। कस्टमर से रेट कौन सा चार्ज होगा? नॉर्मल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रेट कौन सा शामिल होगा? नॉर्मल। सर आप कस्टमर कस्टमर क्यों बोल रहे हो? प्रोसेस बी से सी से माल तो अगले प्रोसेस में जा रहा है ना, कस्टमर के पास नहीं जा रहा, लेकिन फाइनल गुड्स तो कस्टमर के पास ही जाएंगे। हम तो रेट की बात करें कि रेट जो फाइनली कस्टमर तक पहुंचेगा वो रेट कौन सा होना चाहिए? नॉर्मल। माल की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था यहाँ पर लॉस को समझने के लिए, कस्टमर का ऑर्डर कितना था नॉर्मल वाले केस के अंदर? 90 यूनिट्स। मैंने 90 के लिए काम शुरू करा, लेकिन आउटपुट कितनी आई? 80, तो वो 80 ले रहा है ना, रेट मुझे कौन सा दे रहा है? नॉर्मल वाला 10 रुपए वाला जो मैंने उसको रेट बताया। पॉइंट ये कि आउटपुट कम भी हो सकती है, आउटपुट ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन रेट आपको सिर्फ कौन सा मिलेगा? हमेशा नॉर्मल। अब नॉर्मल खर्चा हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज नहीं कर सकते, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जाएगा तो कस्टमर से भी चार्ज नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात। हाँ जी बेटा, सवाल नंबर 24। The following particulars for process 2 are given। तो प्रोसेस 2 है तो इसका मतलब इससे पहले प्रोसेस 1 भी रहा होगा, और प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 के पास माल भी आया होगा जिसके ऊपर प्रोसेस 2 काम करेगा। तो ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 के पास माल आया है, कितनी यूनिट्स आई है? 4,000 यूनिट। कॉस्ट कितनी है? 9,000। तो 4,000 यूनिट आई 9,000 रुपए की वैल्यू पर। फिर हमने डायरेक्ट वेजेस और लगाए, डायरेक्ट मटेरियल और लगाया, और अपनी तरफ से माल कंप्लीट कितना कर दिया? 3,240। ये एक्चुअल आउटपुट है। कौन सी आउटपुट है? क्या एक्चुअल में 3,240 यूनिट बन गई। फैक्ट्री ओवरहेड इन द प्रोसेस आर अब्सॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जितने का भी आपने मटेरियल लगाया है इसका 400%, 3,000 का 400% पता है कितना होता है? 12,000। तो 12,000 रुपए के आपको ओवरहेड का खर्चा रिकॉर्ड करना है अपने प्रोसेस में। अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ द यूनिट्स वर्क।
ये जितनी यूनिट्स के ऊपर आप काम करोगे उसके अंदर से 20% आपका नॉर्मल लॉस 800, तो 4000 का 20% 800 यूनिट लॉस होना है, और वो कितने कितने पे रिकवर होना है, स्क्रैप वैल्यू भी लिखा हुआ है 5 रुपए। इवैल्यूएट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबव, show the amount of gain or loss in the process to be taken to costing penal। costing penal में कितना गेन और लॉस जाएगा, अभी तक हमने ये तो देखा है कि लॉस की और गेन की वैल्यूएशन कितनी है, लेकिन कॉस्टिंग पेनल में कितना जाएगा ये भी हमें नहीं पता, हमने भी नहीं बता रखा है। तो इस वाले सवाल के साथ समझते हैं कि कॉस्टिंग पेनल में एग्जैक्टली कितना जाएगा। चलो देखिए, सबसे पहले तो प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं बेटा, ताकि अब नॉर्मल लॉस गेन जो भी है वो पता चल जाए। प्रोसेस टू अकाउंट, पहली एंट्री कहां से आएगी भाई, चार 4000 यूनिट आएंगी बेटा 9000 की कॉस्ट पर। फिर हम खर्चा लगाएंगे डायरेक्ट मटेरियल 3000, डायरेक्ट लेबर 2000, ओवरहेड्स मटेरियल की कॉस्ट का 400%, नॉर्मल लॉस है बेटा इसमें 20%, और ये कितने में बिकना है, तो आउटपुट कितनी आनी चाहिए अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो, और अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो नॉर्मल खर्चा कितना होता, नेट 4000 माइनस कर दिया, 9 12 14 26, तो ये कितना हो गया, 4 महीने जाके 22,000 हो जाएगा बेटा। 4000 भी तो मिल रहे हैं, तो नेट कॉस्ट आती है कितनी, 22,000। तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है, एक्चुअल में आउटपुट कितनी आई है, 3240 लिखी हुई है यार, कहां से 20 बता रहे हो, किताब नहीं किसी के पास में, 3240। तो बेटा जब एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा आ जाए तो ये हो जाए गेन। तो बेटा प्रोसेस अकाउंट में लिखा जाएगा टू, अब नॉर्मल गेन 40 यूनिट का रेट है बेटा 6.875 करो मल्टीप्लाई 275, ठीक है जी। और आउटपुट जो आएगी बेटा वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक्चुअल आउटपुट है 3240, रेट यही है 6.875। बाईस हजार 275, 22,275। तो ये तो हो गया जी आपका प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट। अब हमें ये पता चल गया जी 40 यूनिट का फायदा हुआ है जिसकी वर्थ है 275। इतनी बात समझ में आ रही सबको, कितनी यूनिट का फायदा बेटा 40, और इसकी वर्थ कितनी है 275। बेटा हमने देखा कि वैसे तो ये 40 यूनिट खराब हो जानी चाहिए, होनी चाहिए, हमने हमारी उम्मीद के हिसाब से कितना लॉस होना चाहिए था 800,
लेकिन लॉस हुआ सिर्फ कितना, देखो 4000 की इनपुट में से 3240 की तो आउटपुट आ गई, इसका मतलब सिर्फ 760 यूनिट का लॉस हुआ। होना चाहिए था 800, लेकिन 760 का हुआ। 40 यूनिट जो नुकसान में जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, वो बच गई। अगर वो नुकसान हो जाता, अगर ये 40 यूनिट जो अब नॉर्मली बच गई, नॉर्मली खराब होने वाली थी, अगर वो खराब हो जाती तो क्या हो सर, नॉर्मली वो माल 40 यूनिट्स का क्या होना चाहिए था, लॉस होना चाहिए था, जो कि 5-5 रुपए में बिकता और मुझे कितने रुपए देता। लेकिन क्योंकि कोई अबनॉर्मल घटना घटित हुई और ये माल बच गया, और इन अबनॉर्मल 40 यूनिट्स की वैल्यू हमने कितनी देख लिया, तुमने कितनी लिखी है 275, तुमने बोला 40 यूनिट बच गई, हर यूनिट 6 रुपए 75 पैसे 87 पैसे की होती है, तो उसकी वर्थ कितनी है 275। तो हमारे हिसाब से बेटा ये 40 यूनिट जो गेन में चली गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 275। नॉर्मली वैल्यू होती 200, अब नॉर्मली वैल्यू हो गई 275, तो अब नॉर्मल घटना घटित होने की वजह से आपको नेट कितना प्रॉफिट मिला, ये होता है बेटा आपका कोस्टिंग बिल में जाने वाला नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है कि अगर ये माल नॉर्मल भी चलता तो भी खराब होके 200 रुपए तो देता, लेकिन अब बचने के बाद कितने दे रहा है 275 रुपए, तो नेट प्रॉफिट जो कोस्टिंग बिल में जाएगा वो सिर्फ 75 रुपए जाएगा, क्योंकि 275 में से 200 रुपए तो नॉर्मल का पार्ट। इसको अकाउंट बना के भी सीख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल लॉस का और एक अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाए तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। बेटा हमने अपने प्रोसेस अकाउंट में देखा कि नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है 800 यूनिट का 4000 रुपए में बिकने वाला। तो टू प्रोसेस अकाउंट कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 800 यूनिट 4000 में बिकने वाली, और अब नॉर्मल गेन नजर आ रहा है बेटा हमारे को 40 यूनिट 275। ये बस प्रोसेस अकाउंट से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री लिखे है। अब मैंने तो स्क्रैप डीलर को बुला लिया, मैंने कहा भाई साहब आ जाना, 800 यूनिट खराब होने वाले, मुझे तो उम्मीद ये थी कि 800 यूनिट खराब होंगी, मैंने तो 800 यूनिट के पैसे भी लिख रहे कि भैया 4000 मिल जाएंगे। स्क्रैप डीलर आके कहता है भैया 800 यूनिट का तो नुकसान नहीं, नुकसान तो सिर्फ कितने यूनिट्स का पड़ा होगा नेट, वहां पे 760, लॉस वहां पे सिर्फ 760 यूनिट्स का पड़ा, तो पैसे पूरे 800 के देके जाएगा यार, 760 के मिलेंगे आपको। तो बेटा आपको पैसे मिल गए बाय बैंक अकाउंट, नॉर्मल लॉस आपने बेच दिया, लेकिन केवल कितनी यूनिट बेच पाए, हुआ ही इतना 760 का लॉस, और 5-5 रुपए के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे आपको। कितने रुपए मिल गए 3800, इतने पैसे मुझे मिल गए। 40 यूनिट जो खराब होनी थी वो बच गई, और वो बच के कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगी, अब नॉर्मल गेन, यही वो 5 रुपए बेटा जो आपने वहां पे 200 रुपए माइनस करे थे ना अभी, 275 में से 200, यही वो 200 रुपए की एंट्री की। नॉर्मल लॉस में तो भैया हमने 800 यूनिट लिखी हुई है पूरी 5-5 रुपए के हिसाब से, 760 चली गई 5-5 के हिसाब से, 200 बच गई, लेकिन अब नॉर्मल गेन से चार्ज होगा वो 5-5 रुपए, तो 5-5 रुपए के हिसाब से 40 यूनिट के 200 रुपए कहां से चार्ज होंगे, अब नॉर्मल गेन से। माल नहीं बचता, बैंक में पैसे आ जाते, माल बच गया अब नॉर्मल गेन बन गया, लेकिन अब नॉर्मल गेन से ही ये 200 रुपए का नुकसान अब हम चार्ज करना है, मिलते लेकिन अब नहीं मिलेंगे। माल बच गया कितने का हो गया 275, माल खराब हो जाता कितने का बिकता 200 का, बचने की वजह से अब वो 200 रुपए नहीं आएंगे, तो आपका 75 रुपए का नेट प्रॉफिट है सिर्फ। ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री बेटा यहाँ पर आएगी। टू नॉर्मल लॉस 40 यूनिट 200 रुपए की थी, लेकिन बचने की वजह से इसकी वर्थ कितनी होगी 275, तो अब आपका जो डिफरेंस है 75, ये जाएगा आपके कोस्टिंग बिल नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत इसको समझने में? तो आपके जो कोस्टिंग बिल में जो नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा वो होगा 75 रुपीज। पर क्या हमने कोई सवाल घर से भी करने?
ये बेटा देखो अपने सॉल्यूशन के अंदर भी यहाँ पर 75 रुपए नजर आ रहे हैं तुम्हारे। बेटा आप केवल 24वां हमने जो क्लास पे कराई है तो करना है, साथ में 25 और 26 करना है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, उसके लिए दूसरा ज्ञान चाहिए।